हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान परीक्षा 2021 के लिए बनाया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। सामान्य निर्देश बोर्ड ने हमको सबको क्या कहा है उसको ध्यान से सुनिए, मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। सामान्य निर्देश बोर्ड के आए हैं। मॉडल प्रश्न पत्र परीक्षा 2021 के लिए बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं, संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार किए गए हैं। ये 2021 के लिए ही है। कोविड-19 परिप्रेक्ष्य में लंबे समय तक विद्यालय नहीं खुलने और विधिवत शिक्षण बाधित हुआ है, अतः मुख्य पाठ्यक्रम समिति द्वारा नवीन प्रश्न पत्र पैटर्न अनुमोदित किया गया है। इसका वो कारण बता रहा है कि ये आपको इस बार से अलग पैटर्न में आपको प्रश्न क्यों दिया गया है, वो कोविड-19 के का कारण बताया जा रहा है कि आपकी शिक्षण जो है वो विधिवत नहीं हुआ। ये क्या कह रहा है, आपका शिक्षण विधिवत नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने प्रश्न पत्र को पैटर्न में चेंज किया गया है, बदलाव किया है। तीसरा है, सभी प्रश्न पत्र नवीन पैटर्न पर आधारित हैं। प्रश्न पत्रों में बहुवैकल्पी मतलब जो प्रश्न है वो नवीन पैटर्न के ऊपर आधारित हैं। उसमें कौन कौन से प्रश्न आपको मिलेंगे? बहुवैकल्पी, एक पंक्ति के उत्तर वाले, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, लघुत्तरात्मक 1, लघुत्तरात्मक 2, निम्नात्मक प्रश्नों का समावेश। इस प्रकार से आपको उसके अंदर प्रश्न मिलेंगे। खंड स द के प्रत्येक प्रश्न में एक एक, खंड ये के प्रत्येक प्रश्न में दो दो विकल्प दिए गए हैं। पाठ्यक्रम में दिए गए इकाईवार अंक का भार 25% तक अंक भार में परिवर्तन बोर्ड के प्रश्नों में संभव है। आदर्श प्रश्न पत्र माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2021 विषय सामाजिक विज्ञान, समय 3 घंटा 15 मिनट, सवा घंटा, पूर्णांक 80 नंबर का होता है। उसके ऊपर प्रश्न पत्र के ऊपर सामान्य निर्देश लिखे रहते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, ध्यान से सुने। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिखें। आपको रोल नंबर प्रश्न पत्र के ऊपर लिखा है जो बोर्ड के द्वारा दिया गया है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखेंगे। प्रश्न पत्र पे कोई उत्तर नहीं लिखेगा। प्रश्न पत्र के ऊपर सिर्फ आपके रोल नंबर ही लिखना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के प्रश्न एक साथ ही लिखने हैं। प्रश्न पत्र पर हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न ही मान्य होंगे। में रूपांतरण उसका गलत हो जाता है तो हिंदी भाषा वाले रूपांतर को सही माना जाएगा। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। जो भी प्रश्न का उत्तर आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं, सर्वप्रथम उसका नंबर लिखें। किस प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हैं ये लिखना बहुत ज़रूरी है। सभी प्रश्नों का अंक भार नियमानुसार होगा। ये प्रश्नों जो खंड किस खंड में का अंक भार कितना होगा और उस खंड के प्रश्न का अंक कितना होगा वो आपको यहाँ पे दिया गया। जैसे खंड ए में आपको अंक भार होगा 20 और अंक एक एक नंबर के मिलेंगे। ये प्रश्नों की संख्या, इस प्रश्नों के अंदर इतने नंबर के अंक होंगे, ये प्रत्येक प्रश्न का अंक होगा। खंड ब में 12 से 19 आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे जो 2 नंबर के मिलेंगे, तो कुल भार उसका हो जाता 8 दूनी 16, मतलब 16 अंक का। ऐसे ही खंड स में 20 से 23 तक क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्वेश्चन हो गए 4।
और एक क्वेश्चन कितने अंक का है? 4 नंबर का। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है? 16। खंड द में 24 से 25 मतलब 2 प्रश्न मिलेंगे, ये आपको 10 नंबर के होंगे। प्रत्येक प्रश्न कितने का होगा? 5 अंक का। खंड ये में आपको 3 प्रश्न मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न का अंक होगा 6। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है? 18। तो इस खंड का अंक बाहर कितना हो गया? 18। इस प्रकार अगर अपने का कुल जोड़ेंगे तो कुल अपना अंक हो जाता है 80। प्रश्न क्रमांक 20 से 28 तक आंतरिक विकल्प है, उनमें से एक प्रश्न आपको करना है। अब मैं आता हूं खंड ए। खंड ए में प्रश्न 1, निम्न नामांकित प्रश्नों में से दिए गए सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। इस एक में एक है, एक में प्रश्न क्या है? एक है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको जस्ट उसका उत्तर लिखना है। पहले लिखेंगे एक, एक में फिर एक, उसमें उसका आपको उत्तर लिखना है। जैसे मौर्य संस्थापक का वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसको आपको आप ए लिखोगे, आपको तो भी उतना ही नंबर मिलना। चंद्रगुप्त मौर्य लिखोगे तो भी उतना ही नंबर मिलना। इसलिए कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये पूरा प्रश्न लिखते हैं फिर उसके बाद में उत्तर लिखते हैं ए। तो इस प्रकार से लिखकर आपको समय अपना बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा लिखो एक, एक में एक और उसका उत्तर लिख दो ए, आपको पूरे से पूरा नंबर मिल जाता है। ऐसे ही आपको ऐसे दूसरा प्रश्न मिलेगा, यदि आप गुप्तकालीन लोक सभ्यता देखना चाहते हैं तो आप निम्न में से कम स्थान का भ्रमण करेंगे। मतलब आपको ये लोहा स्तंभ है वो कहाँ पर है? तो इसमें से आपको बताना, पढ़ो इनको। कानपुर है, ब में सारनाथ है, ग में दिल्ली है और द में पाटलिपुत्र है। तो ये लोहा स्तंभ कहाँ स्थित है आपको यही बताना है। तो इसका उत्तर हो जाता है दिल्ली। तो आपको सीधा क्या लिखना? स दिल्ली। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से भूमध्य सागर व लाल सागर को मिलाने वाली कौन सी नहर है? तो भूमध्य और लाल सागर दोनों को मिलाने वाली बीच में एक नहर, तो उस नहर का आपको नाम बताना है। तो इसमें उत्तर आ जाएगा आपका ब, स्वेज नहर। इसी प्रकार भाखड़ा नागल परियोजना निम्न में से किस नदी के ऊपर स्थित है? तो इसमें से आपको ये भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी के ऊपर बनी, उस नदी का नाम बताना है। तो उस नदी का नाम क्या है? सतलज। तो आपका उत्तर हो जाएगा स। आपको स लिखना, न कि पूरा प्रश्न, और ये अबसद लिखने हैं। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न आ जाता है, निम्न में से कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है? आपको ये युग्म पढ़ना है। इसमें से आपको ये बताना कौन सा गलत है, सुम्मिलित नहीं है। जैसे अन्ना सागर अजमेर, अन्ना सागर कहाँ पड़ता है? अजमेर में है, सही है। पिछोला झील, पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में, ये भी सही है क्योंकि पिछोला झील कहाँ पड़ती है? उदयपुर में ही। ताल छापर चूरू, ताल छापर जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पड़ता है? चूरू में, ये भी सही है। फतेह सागर जोधपुर, ये गलत आपका, क्योंकि फतेह सागर कहाँ है? ये उदयपुर में पड़ता है, इसलिए ये युग्म जो है सही नहीं है। तो आपने को प्रश्न में क्या बताना, निम्न में से कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है? तो ये युग्म सुम्मिलित नहीं है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द। आपको द लिखना है। इसी प्रकार अगला शब्द आता है आपका अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद निम्न में से कौन सा है? तो डेमोक्रेसी जो शब्द अंग्रेजी का दिया गया है उसमें हिंदी में क्या कहते हैं? तो ए में क्या दिया? लोकतंत्र, बिल्कुल सही है। डेमोक्रेसी को लोकतंत्र कहते हैं। ब, जनतंत्र, ये भी बिल्कुल सही है। जनतंत्र भी कहते हैं उसको। स, प्रजातंत्र, ये भी बिल्कुल सही है, प्रजातंत्र भी कहते हैं। द, उपयुक्त, सही, सभी। तो ये सही हो गया, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी।
तो इसमें आपको उपयुक्त सभी द आंसर लिखना है। अगला आता है लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है, ये कथन निम्न में से किस विद्वान का है। तो अब ये विद्वानों के नाम दिए गए हैं, इन विद्वानों में से उस विद्वान का नाम बताना है जिस विद्वान ने ये पंक्ति कही है कि लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। तो इनमें से आपको देखकर बताना कि कौन सा सही है। अगला प्रश्न आता है मूल संविधान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित थी। तो कितनी निर्धारित थी, तो 500। इसमें उत्तर आंसर क्या आ जाएगा, 500 इतनी निर्धारित थी। अगला प्रश्न आता है कचरे को उपयोग कच्चे माल के रूप में उपयोग करना कहलाता है। कचरे को उपयोगी कच्चे माल के रूप में उपयोग करना क्या कहलाता है। तो आपको इसमें से आंसर देकर बताना है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आता है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी। तो आपको इनमें से अ ब स द देकर सही उत्तर देना है। उसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। ये 2 से 8 तक आपको प्रश्न मिलेंगे, इनके उत्तर आपको एक पंक्ति में देना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसके लिए भी 4-5 पंक्ति लिखते हैं, तो वो उस पंक्ति 4-5 पंक्ति लिखकर अपना समय बर्बाद नहीं करें। आपको जितने शब्दों में उत्तर पूछा जाता है उतने शब्दों में उत्तर लिखेंगे। जैसे वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, तो इसमें आपको पूछा गया कि वर्धन वंश जो था उसका संस्थापक कौन था। तो उत्तर हो जाता है प्रभाकर वर्धन। राज्यपाल किसकी इच्छा पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तो उत्तर हो जाता है राष्ट्रपति। आपको जस्ट लिखना है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न आता है आपका भारत में राज्यों की विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो एकल पद्धति है उसका सूत्र आपको यहाँ पे लिखना है। अगला प्रश्न आता है राजस्थान के किस नगर को सीमेंट नगरी कहा जाता है। तो वो नगर कौन सा है, निम्बाहेड़ा, जो कहाँ किस जिले में पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में। तो आपको इतना ही लिखना, निम्बाहेड़ा विद इन ब्रैकेट चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये साल में एक दिन अपन राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाते हैं, तो वो किस दिन मनाते हैं। तो आपको सिर्फ लिखो नवंबर और आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। अगला प्रश्न है स्वच्छता भारत मिशन ग्रामीण का कोई एक उद्देश्य बताइए। तो स्वच्छता मिशन ग्रामीण का जो कोई भी योजना बनाते हो तो उसका एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए योजना बनाई जाता है। तो इसमें सिर्फ उद्देश्य अपने को किसके बारे में पूछा है, स्वच्छता भारत मिशन ग्रामीण। तो अपना उत्तर इसके अंदर ही, अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ो तो इसमें मिल जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है, अपने को सिर्फ इतना ही लिखना है, ग्रामीण परिवार को शौचालय की सुविधा प्रदान करके और स्वच्छता को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न आता अपना लोकतंत्र के एक रूप सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ क्या है। तो आपको अपने इसमें क्या लिखेंगे, ध्यान से सुने। सामाजिक समानता की भावना। संक्षेप में लोकतंत्र का अर्थ है कि समाज में नस्ल, रंग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन, जन्म आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच में मतभेद या विभेद नहीं होना चाहिए, ये इसका अर्थ रखा गया है। दिए गए प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखें। ये अब आपका बारी आती है रिक्त स्थानों की। भारत में तिलहन उत्पादन में
फिलिंग द ब्लैंक्स राज्य का प्रथम स्थान है, तो आपको इस फिलिंग द ब्लैंक्स को पूरा करना है। तो इसका उत्तर लिखने के लिए आपको पूरा प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ नंबर डालना है। प्रश्न नंबर 9 उत्तर में सीधा उसका लिखना है। मध्य प्रदेश तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? मध्य प्रदेश। आप नंबर 9 डालिए और उसका उत्तर में लिख दीजिए मध्य प्रदेश। आपको पूरा प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार ग्राम बेल ने फिलिंग द ब्लैंक्स का आविष्कार किया, जिसका संसार की दुनिया में क्रांति ला दी। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे अपन? टेलीफोन। तो आपको प्रश्न लिखो 10, उत्तर में लिख दो टेलीफोन। 11 का प्रश्न आ जाता है, बाजरा उत्पादन की दृष्टि से फिलिंग द ब्लैंक्स देश का विश्व में प्रथम स्थान है। तो पूरे विश्व में बाजरा उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है? तो वह है भारत। इस प्रकार से आपका खंड अ पूरा हो जाता है। अगला आता है खंड ब। खंड ब, मौर्य काल में समाहर्ता का क्या कार्य है बताइए। तो इसमें आपको यही बताना है कि मौर्य काल में समाहर्ता का क्या कार्य था। तो उसका उत्तर में लिख देंगे मौर्य काल में समाहर्ता का कार्य क्या था? राजस्व एकत्रित करना, बजट तैयार करना, आय व्यय का लेखा जोखा करना। बस ये इतना ही उसका कार्य बताना, आपके 2 नंबर बन जाते हैं। रॉयल एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? रॉयल एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें बिना कोई प्रश्न किए आपको सीधा पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी, इसलिए उसको काला कानून कहा जाता है। ऐसे ही ये 14 से का प्रश्न आपका, जैसे नकदी फसलें क्या है, कोई नकदी फसलों के नाम लिखिए। इस बार ये नकदी फसलों की जगह क्या आ गया? अपना खाद्यान्न आ गया। नकदी फसलें अपने सिलेबस से इस साल के लिए हटा दी गई है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो खाद्यान्न फसलें क्या है, प्रश्न बन जाता है। कोई 2 खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए। तो आप कोई 2 खाद्यान्न फसलों के नाम लिख। आपके प्रश्न नंबर 15, आपके विचार में से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आपके विचार में कौन कौन से प्रयास करने चाहिए सरकार को, वो आपको इसमें लिखना है। प्रश्न 16, भारत में आर्थिक नियोजन के कोई 2 उद्देश्य बताइए कि भारत सरकार के द्वारा आर्थिक नियोजन के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, उसका क्या उद्देश्य है? वो उद्देश्य कोई 2 आपको बताना है। प्रश्न 17, किसी शहर में औद्योगिकरण प्रदूषण को दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? आजकल शहरों में जो प्रदूषण बढ़ गया है उसको दूर करने के लिए आपको सुझाव बताना है। सुझाव बताना है। प्रश्न नंबर 18, लोकतंत्र की सफलता हेतु आवश्यक कोई 2 परिस्थितियां लिखिए। भारत में क्या है? लोकतंत्र। इस लोकतंत्र को और अपन कैसे अच्छा सुंदर बनाने के लिए कौन से अपने तरफ से सुझाव हैं जो हम दे सकते हैं, वो सुझाव अपने को यहाँ पे लिखना है। प्रश्न नंबर 19, लोकसभा अध्यक्ष के कोई 2 कार्य लिखिए। लोकसभा के जो 2 अध्यक्ष है उसके कोई 2 कार्य आपको उत्तर पुस्तिका से देखकर इसमें लिखना है। खंड स। खंड स में क्या है? बड़े प्रश्न हैं, 5-5 अंक के हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की व्याख्या कीजिए। इसको आपको 100 से 150 शब्दों के बीच में आपको उत्तर देना है। अथवा यह दूसरा प्रश्न है, जनसंख्या में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। तो आप इन दोनों प्रश्नों में से कोई भी एक प्रश्न आप चुन सकते हैं। अगर आप दोनों प्रश्नों के उत्तर दोगे तो भी आपको एक ही प्रश्न का अंक मिलेगा। तो इसलिए आप इन दोनों में से एक को ही करना है, दोनों नहीं करने हैं। कई बार बच्चे सोचते हैं कि एग्जामिनर ध्यान नहीं देता है, एग्जामिनर बिल्कुल ध्यान देता है, ये आपका वहम है। गरीबी निवारण के प्रमुख उपाय बताइए।
कैसे गरीबी से बाहर निकलना, निवारण का मतलब क्या है, गरीबी दूर करने के, गरीबी से बाहर निकलने के लिए, तो वो उपाय आपको यहाँ पे लिखना है। दूसरा, बेरोजगारी के कोई दो प्रकार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, इन दोनों में से एक प्रश्न करना है। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न हल करते जाना है। ये वैकल्पिक प्रश्न है, दो में से कोई एक चुनना है। ऐसे ही एक उपभोक्ता के रूप में आप कौन कौन से कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, अथवा सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत आप किस प्रकार सूचना प्राप्त करेंगे, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। भारत के राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियों का वर्णन कीजिए, अथवा भारत में प्रधानमंत्री के 4 प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए, इन दोनों प्रश्न में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। फिर आता है आपका मानचित्र, यह भी आपका 5 अंक का होता है। भारत के प्रमुख 5 कोयला क्षेत्र अंकित कीजिए। भारत के 5 प्रमुख खनिज पेटियां, ये आप उसके अंदर अंकित कर सकते हैं, या फिर आपको जैसे नीचे दे दिया, या तो वो लिख दो, या ये आप मानचित्र में अंकित करेंगे। जैसे दिल्ली है, दिल्ली पे आप दिल्ली लिखोगे। ये आपके 5 है, चाहे तो आप ये अथवा ये दोनों में से एक करना, दोनों नहीं करने हैं, इस बात को ध्यान रखना। आपकी सुविधा के लिए आपको वैकल्पिक दिए हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सको। अब आता आपका खंड ये सल्तनत कालीन प्रशासन का विस्तार से वर्णन कीजिए, ये आपके 6 नंबर का अंक का है। इसमें से आपको 3 विकल्प मिल रहे हैं। सल्तनत कालीन प्रशासन का विस्तार से वर्णन कीजिए, अथवा छत्रपति शिवाजी की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, अथवा हमीर देव चौहान प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ये 3 प्रश्न हैं, इन तीनों में से कोई एक आपको करना है, तीनों प्रश्न नहीं करने हैं। जो आपको प्रश्न अच्छे से आता है उस प्रश्न को आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ऐसे ही फिर अगला प्रश्न आ जाता है वैश्विक, प्रश्न नंबर 27, वैश्वीकरण की अवधारणा का विस्तार से वर्णन कीजिए, अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार का संक्षेप में वर्णन कीजिए, अथवा स्वदेशी की अवधारणा का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये 3 प्रश्न हैं, इन तीनों में से कोई एक आपको करना पड़ेगा, तीनों नहीं करने हैं। कई आप बच्चे बार बार इसी चीज़ में गलती कर जाते हैं और उनका समय खराब हो जाता है। ये आपका 28 नंबर का आखिरी प्रश्न आता है। ये 6 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, ये इन तीनों में से कोई एक करना है। 27 का ठीक उसी प्रकार 27 में से इन तीनों में से एक करना है, उसी प्रकार इन तीनों में से एक करना है, न कि ये तीनों करना है। इसके साथ में ही अपना ये आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगले वाले प्रश्न में आपको उत्तर सहित भी बताया जाएगा, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।